नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। ईडी के सामने आज राहुल गांधी पेश होने जा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी की आज पेशी है। राहुल की पेशी को लेकर कांग्रेस का सत्याग्रह मार्च है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस का ईडी कार्यालय के बाहर आज प्रदर्शन होने जा रहा है और इसकी बानगी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगी। लखनऊ से यहां प्रदर्शन होने जा रहा है और आपको बता दें वहीं देहरादून से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आएंगी। ईडी के सामने आज राहुल गांधी पेश होंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में आज ईडी उनसे सवाल तलब करेगी। सवाल जवाब आज होंगे राहुल गांधी से। और इस पूरे समन को लेकर ईडी ने जिस तरह से समन भेजा था राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, इसके विरोध में कांग्रेस ने देश भर में आज रणनीति बनाई है। प्रदर्शन को लेकर आज कांग्रेस ने पहले ही साफ किया है। आपको बता दें कि आज जो ईडी दफ्तर है उसके बाहर भी प्रदर्शन होने जा रहे हैं दिल्ली में, वहीं लखनऊ में भी प्रदर्शन होगा, देहरादून में भी प्रदर्शन होने जा रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी की पेशी है और उसे लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। राहुल की पेशी को लेकर कांग्रेस का सत्याग्रह मार्च निकाला जाएगा। राहुल की पेशी को लेकर कांग्रेस का सत्याग्रह मार्च निकाला जाएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। राहुल गांधी की पेशी के विरोध में, समन के विरोध में यह प्रदर्शन होने जा रहा है। और कांग्रेस ने आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी योजना बनाई है। इसके अलावा आपको बता दें ईडी कार्यालय के बाहर दिल्ली में भी प्रदर्शन होगा, वहीं लखनऊ और देहरादून में भी प्रदर्शन किया जाएगा कांग्रेस के द्वारा। राहुल गांधी को भेजे गए समन के विरोध में यह प्रदर्शन होगा। कांग्रेस लगातार केंद्र पर आरोप लगा रही है कि नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के सियासत तेज हो चुकी है और केंद्र पर सीधे तौर पर आरोप है कांग्रेस का कि फंसाया जा रहा है पार्टी के बड़े नेताओं को। इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। और इसी के मद्देनजर जो समन भेजा गया है ईडी की ओर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, इसका विरोध कांग्रेस कर रही है और अपनी नाराजगी प्रदर्शन के जरिए जाहिर करने की कोशिश करती हुई दिखेगी कांग्रेस। लखनऊ और देहरादून में भी आज कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इसकी तमाम तैयारियां भी हो चुकी हैं और राहुल की पेशी को लेकर आज सत्याग्रह करने जा रही है कांग्रेस। यूपी और उत्तराखंड में भी कांग्रेस का प्रदर्शन होगा और इसे देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। और सीधा हम रुख कर लेंगे लखनऊ का। हमारे सहयोगी तौकीर किदवाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौकीर, कांग्रेस ने पहले ही स्पष्ट कर लिया था कि देश भर में इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। जहां तक लखनऊ की बात है, इस वक्त आप किस जगह पर खड़े हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं और कब तक कांग्रेस का प्रदर्शन यहां पर शुरू होगा? क्या रणनीति है कांग्रेस की लखनऊ में? देखिए, सुबह से ही पुलिस ने यहाँ पर डेरा जमा रखा है और जो प्रदर्शनकारी हैं उनको रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था। लखनऊ के जो मुख्यालय है कांग्रेस का, वहां पर कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो चुका है। लेकिन आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस की तादाद ज्यादा है फिलहाल उनको रोकने के लिए। और यहाँ पर जो नेता, विधानमंडल दल की नेता हैं आराधना मिश्रा मोना, वो हाउस अरेस्ट की गई हैं। इस वजह से अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि आखिर ये कार्यक्रम कितनी देर में शुरू होगा। लेकिन ये बताया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस में थोड़ा सा गैप भी है, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष अभी तक तय नहीं हो पाया है, तो इस तरह के प्रदर्शन का नेतृत्व कौन करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और नेता जो विधानमंडल दल है आराधना मिश्रा मोना, उनको फिलहाल हाउस अरेस्ट किया गया है। तो ऐसे में अभी तस्वीर साफ नहीं है कि किसके नेतृत्व में प्रदर्शन होगा। फिलहाल जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करें तो वो लगातार आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन पुलिस का डेरा भी जमा हुआ है। और इसके अलावा जो एक कॉल थी कांग्रेस की तरफ से कि जो प्रदेश भर के सभी जो बड़े नेता हैं वो पहुंचेंगे आज कांग्रेस मुख्यालय पर। और इसके अलावा दिल्ली के लिए जो भी सांसद हैं कांग्रेस के, उनको बुलाया गया है। जो भी विधायक हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में ईडी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन होगा। फिलहाल लखनऊ में अगर आप बात की जाए तो 1 से 1.5 घंटे बाद माना जा रहा है कि ये कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के जाने के लिए निकलेंगे। लेकिन पुलिस ने भी तैयारी पूरी कर रखी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर गाड़ियां भी मंगा ली गई हैं और आला अधिकारी लगातार मौजूद हैं। बिल्कुल तौकीर, आप जुड़े रहे हमारे साथ। इस वक्त हम उत्तराखंड का भी रुख कर लेते हैं, जानते हैं कि वहां पर कांग्रेस की क्या तैयारी। हमारे सहयोगी देहरादून से अजीत कंबोज जुड़ चुके हैं। अजीत, कांग्रेस की क्या तैयारी इस पूरे प्रदर्शन को लेकर, साथ ही पुलिस बल ने क्या तैयारी की है कांग्रेस के इस प्रदर्शन को रोकने के लिए? तस्वीरें भी दिखाएं। बिल्कुल अमित, अगर राजधानी देहरादून की बात की जाए तो यहाँ पर भी देशव्यापी प्रदर्शन में उत्तराखंड कांग्रेस भी शामिल है। और लगभग 11 बजे ईडी का जो प्रदेश मुख्यालय है राजधानी देहरादून में, इसके बाहर कांग्रेस ने कॉल किया है धरना प्रदर्शन को लेकर। जिस तरह नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी को समन भेजा गया है, उसके विरोध में तमाम कांग्रेसी नेता एकजुट होंगे। और कल से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है, तो ऐसे में तमाम जो कांग्रेस के विधायक है वो राजधानी देहरादून में ही मौजूद है। तो उम्मीद है कि सभी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। और 11 बजे का समय रखा गया है ईडी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने का। हालांकि पुलिस की तरफ से तमाम व्यवस्था यहां पर बनाई गई है, रोड को ब्लॉकेज ना हो किसी तरह का, इसको लेकर यहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रदर्शन और उग्र ना हो या फिर ज्यादा संख्या में प्रदर्शनकारी एकजुट होकर किसी विरोध प्रदर्शन को ज्यादा और
तैयारी ना कर सके, तो इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर जिला पुलिस ने तमाम व्यवस्थाएं की हैं। साथ ही कोशिश यही होगी कि किसी भी तरह से प्रदर्शन को व्यापक होने से रोका जा सके। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण महारा ने कल ही तमाम वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और तमाम कार्यकर्ताओं को कॉल भेज दिया था कि आप सभी देशव्यापी जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें उत्तराखंड की तरफ से भी भागीदारी करें, और सुबह 11 बजे का इसका समय रखा गया है। हालांकि अभी तक कोई ऐसी बड़ी हलचल होती हुई कांग्रेस भवन के बाहर नजर नहीं आई है कि कांग्रेसी तमाम एकजुट हो गए हों, लेकिन उम्मीद है कि अभी आधा घंटे का समय बचा है और इस आधा घंटे के अंदर तमाम कांग्रेसी नेता एकजुट होंगे और कांग्रेस मुख्यालय से लेकर जो ईडी का निदेशालय है महज 2 किलोमीटर की दूरी की है। तो इस 2 किलोमीटर की दूरी को कितना जल्दी तय करते हैं, क्या पुलिस उनको कांग्रेस भवन में ही रोकने का काम करे, तो तमाम तरह की चीजों का इंतजार है। 11 बजे का समय है और उम्मीद है कि 11 बजे तक कांग्रेस से एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल अजीत, तो 11 बजे का वक्त यहां पर तलब किया गया है और हम एक बार फिर से लखनऊ का रुख करते हैं। तौकीर किदवई हमारे सहयोगी जुड़े हैं। तौकीर, जिस तरह से आप बता चुके हैं कि आराधना मिश्रा को हाउस अरेस्ट किया गया है, कई बड़े नेता और पदाधिकारी भी हाउस अरेस्ट हैं, ऐसे में जब ये हाउस अरेस्ट है तो इनकी जगह कौन होगा जो इस पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व करेगा? इनके अलावा और कौन कौन से बड़े चेहरे होंगे तौकीर जो इस प्रदर्शन का हिस्सा बनते हुए आज नजर आ रहे हैं? देखिए, पार्टी का जो मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर शिव पांडे हैं जो पार्टी के महासचिव हैं। इसके अलावा खत्री जी हैं जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे कई बड़े चेहरे हैं। पीएल पुनिया है जो केंद्रीय मंत्री रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो इस तरह से जो चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के, वो माना जा रहा है कि आज लीड करेंगे। और अभी फिलहाल अगर तस्वीरों की बात करें तो ये कांग्रेस मुख्यालय है और आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जो तादाद है वो आप देख सकते हैं कि बहुत अभी गिनी चुनी तादाद है, बहुत ज्यादा भी बड़ी तादाद में यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं पहुंचे हैं। फिलहाल बात यह भी बताई जा रही है कि जो ईडी का दफ्तर है वहां पर अभी कुछ देर में ही कुछ कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं, क्योंकि ईडी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई थी। लेकिन बिल्कुल तौकीर, आप जुड़े हैं हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड मामले में एक बड़ी खबर आपको बता दें। लगातार प्रदर्शन की तैयारी कांग्रेस ने कर रखी है। लखनऊ से बड़ी खबर, आराधना मिश्रा को हाउस अरेस्ट किया गया है। कई बड़े नेता और पदाधिकारी भी हाउस अरेस्ट हैं। तो कई बड़े नेता और पदाधिकारी भी हाउस अरेस्ट हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। आराधना मिश्रा ने कहा कि भाजपा राज में लोकतंत्र की हत्या है, गांधी के देश में सत्याग्रह की इजाजत नहीं है, आराधना मिश्रा ने बयान दिया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, आराधना मिश्रा को हाउस अरेस्ट किया गया है और कई बड़े नेता और पदाधिकारी भी हाउस अरेस्ट हैं। उन्हें नजरबंद कर दिया गया है ताकि इस प्रदर्शन में वो हिस्सा ना ले सके, नेतृत्व ना कर सके। देखिए, ट्वीट भी सामने आया आराधना मिश्रा का, हाउस अरेस्ट, महात्मा गांधी के देश में सत्याग्रह की भी इजाजत नहीं और भाजपा राज में लोकतंत्र की हत्या, निंदनीय, दुखद, लिखा है आराधना मिश्रा ने अपने इस ट्वीट की आखिरी लाइन में। और हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े थे, इस खबर पर तमाम जानकारी दे रहे थे। देहरादून से अजीत काम्बोज भी हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, 10 जून को हुई हिंसा में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के 9 जिलों में 13 एफआईआर लिखी गई है और अब तक पुलिस ने 325 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। हिंसा के बाकी आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है और आज भी कई उपद्रवियों के घर पर बुलडोजर चल सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अब तक पुलिस ने 325 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। हिंसा के मामले में पुलिस कुछ की तलाश अब भी कर रही है। हिंसा के बाकी आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। आगजनी हिंसा की तस्वीरें, झड़प आपके सामने स्क्रीन पर है। आज भी कई उपद्रवियों के घर पर एक्शन हो सकता है, बुलडोजर चल सकता है योगी सरकार का। 10 जून को हुई हिंसा में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और 325 की गिरफ्तारी हुई है। तब की तस्वीरें जिस दिन हिंसा हुई थी, लाठीचार्ज, पथराव, आगजनी और बेकाबू भीड़ की यह तस्वीर है। यह दिखाती है कि यूपी में किस तरह से जो हालात हैं वो बेकाबू हो चुके हैं और अब तक पुलिस ने 325 उपद्रवियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, जिन्होंने हिंसा को भड़काया था। और देखिए, तस्वीरें भी सामने आई जब बुलडोजर चला यूपी सरकार का अपराधियों के खिलाफ, और आज भी बुलडोजर चल सकता है। आज भी कई उपद्रवियों के घर जमींदोज किए जा सकते हैं। तो योगी सरकार का कड़ा एक्शन हुआ है हिंसा के उपद्रवियों के खिलाफ। 325 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 9 जिले ऐसे हैं जहां पर 13 एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। कार्रवाई आगे भी जारी हो रहेगी। बढ़ते आगे और बात करेंगे रामपुर की, जहां लोकसभा उपचुनाव का बिगुल बजने के बाद लगातार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ताबड़तोड़ रैलियां और नुक्कड़ सभाएं जारी हैं। इसके चलते समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान ने रामपुर में किले के मैदान राम मनोहर लोहिया पार्क में देर रात पहुंचकर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने जेल में रहने के बाद अपनी आप बीती सुनाई। वहीं इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जुल्मों सितम का बदला लेना है, इसलिए लोकसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के आजिम राजा को जिताना है।
तकलीफ के रात का बदला देना चाहते हो, सिर्फ एक रात का, 27 महीनों की एक रात के दुखों का अगर बदला देना चाहते हो तो 23 तारीख को कोई अपने घर में बैठना मत। सूरज कितना ही तपिश क्यों ना उतर रहा हो, मेरी कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी अपने घरों में मत रहना। आसिम राजा की फतह। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी कल इटावा पहुंची, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सभी मंत्री सीधे जनता से पूछ रहे हैं कि वो सरकार की योजनाओं से कितना लाभान्वित हो रहे हैं और योजनाओं को लेकर जनता की मानसिकता क्या है। वहीं राज्य मंत्री गुलाब देवी ने प्रदेश में हो रही हिंसा को लेकर कहा कि प्रदेश में जिस तरह की शांति व्यवस्था है, कितना भी उपद्रव मचाने वाले एक उमंग में आते हों, लेकिन कुछ ही घंटों में उनको शांत कर दिया जाता है। जो कानून को अपने हाथ में लेगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। योजनाएं हैं वो कहां तक प्रशासन के द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं और जनता कितनी लाभान्वित हो रही है, हम ये तो देख ही रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जनता की मानसिकता क्या है, कितना उनको लाभ मिल रहा है। हम केवल अधिकारियों के भरोसे पर ही नहीं हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि अधिकारी उन योजनाओं को कितना क्रियान्वित कर रहे हैं और जनता उनसे कितनी लाभान्वित हो रही है। सीधे सीधे हम जनता से संपर्क कर रहे हैं और जनता जिस आधार पर हमें रिपोर्ट दे रही है उसके बाद में फिर हम ये समीक्षा बैठक कर रहे हैं और उसमें हम जानकारी ले रहे हैं कि अगर कोई कहीं कमी दिखाई दे रही है तो वो क्यों है और वो कब तक पूरी हो जाए। कुशीनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को टक्कर मारी है। कुशीनगर से बड़ी खबर, तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को टक्कर मारी और टक्कर के बाद कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक महिला की मौत हो चुकी है, 3 घायल हैं। घायलों को नाजुक हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। विष्णुपुरा थाने के बंगाली पट्टी के पास की दुर्घटना बताई जा रही है। कुशीनगर से बड़ी दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं, राहगीरों को टक्कर मारी है कार ने और इसमें कई घायल भी हुए हैं, कई की हालत गंभीर बनी हुई है। विष्णुपुरा थाने के बंगाली पट्टी के पास ये पूरी दुर्घटना हुई। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार कितनी स्पीड में रही होगी। तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को टक्कर मारी, कुचल दिया और इस हादसे का दुखद पहलू ये रहा कि इसमें मौत भी हुई और टक्कर के बाद कार पेड़ से टकरा गई। कुछ घायल जिनका इलाज जारी है। कुशीनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, इस हादसे में एक महिला की मौत हुई है, वहीं 3 घायल हैं जिनका इलाज अब भी जारी है। घायलों को नाजुक हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। विष्णुपुरा थाने के बंगाली पट्टी के पास ये दुर्घटना हुई है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, आज विधायकी की शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी उन्हें शपथ दिलाएंगी। दोपहर 12:45 का वक्त निर्धारित किया गया है सीएम धामी के शपथ ग्रहण के लिए और शपथ को संकल्प दिवस के रूप में आज बीजेपी मना रही है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, चंपावत से एक बड़ी लीड के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये चुनाव जीता था, उपचुनाव जो हुए थे उसे जीता था और आपको बता दें कि आज विधायकी की शपथ लेंगे सीएम धामी, क्योंकि कानूनी तौर पर देखा जाए तो यदि उन्हें सीएम के पद पर बने रहना था तो किसी न किसी जगह से उनका विधायक चुना जाना बेहद जरूरी था और चंपावत से एक बड़ी लीड के साथ उन्होंने जीत हासिल की थी और आज ताजपोशी होने जा रही, विधिवत रूप से शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इस शपथ दिवस को संकल्प दिवस के रूप में बीजेपी आज उत्तराखंड में मनाती हुई नजर आएगी। और सीधा रुख कर लेंगे देहरादून का, हमारे सहयोगी अजीत कांबोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, आज निश्चित तौर पर सीएम धामी के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब तो जीत नहीं मिली थी, लेकिन चंपावत से एक बड़ी लीड के साथ उन्होंने जीत हासिल की। क्या कुछ तैयारी है सीएम धामी की ताजपोशी को लेकर? साथ ही ये भी बताएं कि संकल्प दिवस के रूप में किस तरह का आयोजन आज बीजेपी करने जा रही है। बिल्कुल अमित, अगर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो मुख्यमंत्री वो जरूर बने थे, लेकिन खटीमा सीट से अपना चुनाव भी हारे थे। तो ऐसे में चिंताएं काफी ज्यादा थी कि अगर मुख्यमंत्री उनको बने रहना है तो किसी ऐसी सुरक्षित सीट का उनको चुनाव करना होगा जहां से वो जीते तो सही, लेकिन बम्पर वोटों के साथ जीते, जो अपना पूरा बैकअप था वो सारा वो पूरा कर सके। तो इसी कड़ी में चंपावत सीट का उनकी तरफ से चुनाव किया और जब चंपावत उपचुनाव का रिजल्ट आया तो वो काफी बेहतरीन नजर आया मुख्यमंत्री की तरफ से। सीधे तौर पर 55,000 प्लस से वो जीते हैं चंपावत का उपचुनाव। तो ऐसे में बंपर वोटों की जीत के साथ अब जो प्रॉपर विधायकी के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं तो सीधे तौर पर बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर करने की तैयारी भाजपा की तरफ से की है। भाजपा ने इसको नाम दिया है भाजपा संकल्प दिवस का। तो आज दोपहर 1 बजे के लगभग जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा में विधायकी की शपथ लेंगे तो इसको प्रदेश भर में पूरी
तरह से भाजपा संकल्प दिवस के तौर पर मनाने जा रही है। और साफ तौर पर भाजपा की कोशिश भी यही होगी कि मुख्यमंत्री अब प्रॉपर जब सीधे तौर पर विधायक बनकर यहाँ पे उभरेंगे और सीधे मुख्यमंत्री की अब जिम्मेदारी उनके कांधों पर सीधे तरीके से आ जाएगी, तो उसके बाद कैसे कैसे काम करना होगा, क्योंकि कई वादे उत्तराखंड में भाजपा ने चुनावी मैनिफेस्टो में दिए थे, तो उनको इंप्लीमेंट करना बड़ी जिम्मेदारी होगी। मुख्यमंत्री की जो जिम्मेदारी, एक भरोसा जताया गया था केंद्रीय नेतृत्व का, हार के बाद भी पुष्कर सिंह धामी को ही दोबारा मुख्यमंत्री यहाँ पर नॉमिनेट किया गया था, तो ऐसे में मुख्यमंत्री के तौर पर भी पुष्कर सिंह धामी की जिम्मेदारियां यहाँ पर बढ़ जाती हैं। और आज जब वो विधानसभा में विधायक के तौर पर शपथ ले लेंगे और कल से विधानसभा का बजट सत्र होगा, तो ऐसे में वो नए चेहरे के तौर पर उभरेंगे, नई जिम्मेदारियों के साथ उभरेंगे। तो इन तमाम जिम्मेदारियों को भाजपा संगठन भी अपने साथ कंधे से कंधा लेकर चलने की बात कर रहा है और संकल्प दिवस के तौर पर आज के शपथ ग्रहण समारोह को बनाने की तैयारी की गई है। अजीत, वहीं अगर बड़े चेहरों की बात करें तो इस शपथ ग्रहण में सत्ता पक्ष के अलावा और किन्हें किन्हें निमंत्रण भेजा गया, कौन कौन से बड़े चेहरे हैं प्रदेश के जो इस आयोजन का हिस्सा बनते हुए आज नजर आएंगे? अजीत, बिल्कुल, अगर उत्तराखंड भाजपा की बात की जाए तो संगठन और सरकार के तमाम चेहरे इसमें मौजूद रहेंगे। सीधे तौर पर कल से बजट सत्र शुरू होना है, तो तमाम मंत्री विधायक उत्तराखंड के यहाँ राजधानी देहरादून पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में दोपहर 1 बजे के लगभग ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो उम्मीद है कि भाजपा सरकार के तमाम मंत्री विधायक तो मौजूद रहेंगे ही, साथ ही संगठन के लोग भी इसमें मौजूद रहेंगे। और जो हमारे सांसद हैं, इस वक्त सभी सांसदों में चाहे 5 सीट लोकसभा की बात की जाए या 3 सीट राज्यसभा की बात की जाए, सभी 8 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। तो ऐसे में उम्मीद है कि 8 के 8 जो सांसद हैं हमारे, वो इस शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो वरिष्ठ नेता है उत्तराखंड भाजपा के, वो इस संगठन के जो कार्यक्रम है संकल्प दिवस के तौर पर शपथ ग्रहण को मनाने जा में शामिल हो सकते हैं। जी अजीत, आप जुड़े रहेंगे अजीत हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, 14 जून से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है उत्तराखंड में और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सत्र के पहले दिन साल 2022-23 का बजट पेश किया जाएगा। सत्र के मद्देनजर सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति और विधानमंडल दल के नेताओं की बैठक बुलाई गई। उधर बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटा है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का यह दूसरा सत्र है। आपको बता दें कि बजट सत्र पहले 7 जून से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में प्रस्तावित था, लेकिन 4 धाम यात्रा, राज्यसभा चुनाव जैसे कारणों को देखते हुए इसे बाद में देहरादून में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सत्र के लिए 14 से 20 जून की अवधि तय की गई है। अभी तक के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार सत्र के पहले दिन 14 जून को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। विनियोग विधेयक 20 जून को पारित होगा। तो कल से उत्तराखंड में बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। रुक कर लेंगे देहरादून का, हमारे सहयोगी अजीत कांबोज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, कल निश्चित तौर पर काफी अहम दिन होने जा रहा है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि बजट सामने आने जा रहा है प्रदेश का। कौन कौन सी मुख्य बातें इस बार जो सरकार है वो इस बजट में समाहित कर सकती है, और सभी वर्गों को टारगेट करने वाला बजट सरकार इसे पहले बता चुकी है अजीत, लेकिन विपक्ष की अपनी तैयारियां, किन मुद्दों पर सरकार को घेरा भी जा सकता है सदन में? बिल्कुल, अगर पक्ष विपक्ष की बात की जाए तो बजट सत्र में दोनों ही तरफ से तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए तो सत्ता पक्ष ने कैबिनेट बैठक के माध्यम से तमाम प्रस्तावों को विधानसभा सत्र में लाने की तैयारी यहां पर कर ली है। बजट काफी महत्वपूर्ण होगा, कई योजनाएं ऐसी होंगी जो सीधे तौर पर जनता को लाभान्वित करती हुई नजर आएगी और सरकार की तैयारी भी पूरी है कि ऐसी योजना यहां पर लाई जा सके जो एक तो स्वरोजगार के संसाधन पैदा कर सके, साथ ही जो लगातार पलायन हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है। इन तमाम विषयों को लेकर सरकार सदन में कई प्रस्ताव ला सकती है। साथ ही अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष महंगाई, रोजगार जैसे अहम मुद्दों को लेकर यहाँ पर विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने का मन बना चुका है और काफी कुछ एजेंडा जो है वो आज दोनों ही दलों की होने वाली विधानमंडल दल की बैठकों में तय होगा। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो मुख्य विपक्षी दल है और कांग्रेस ने भी अपनी विधानमंडल दल की बैठक के साथ ही जो तमाम चर्चाएं होंगी, जो तमाम प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाए जाएंगे उनको अंतिम रूप यहां पर दिया जाएगा। और भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा की तरफ से विधानमंडल दल की बैठक जो है वो देर रात को होने वाली है, तो तमाम विषयों पर इस बैठक के माध्यम से चर्चा होगी। और कल सुबह जब 11 बजे से सदन का आगाज होगा, बजट सत्र का यहाँ पर शुभारंभ होगा, तो उसके साथ यहाँ पर दोनों ही जो सत्ता पक्ष है विपक्ष है, दोनों की रणनीति भी खुलकर सामने आ जाएगी कि विपक्ष किस तरह से कड़े तेवर लेकर सदन में उपस्थित होने जा रहा है और सत्ता पक्ष कितना आसानी से उनको रोक सकता है, कितना डिफेंसिव मूड में नजर आता है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी अजीत की विपक्ष की भी क्या तैयारी है सरकार को सदन में घेरने, और ये बजट कितना उपयोगी, कितना महत्वाकांक्षी साबित होता है प्रदेश की जनता के लिए। बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमसे जुड़ने के लिए तमाम खबरों पर, और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।